तो गोहाना में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चुनाव के दौरान किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने लाइसेंसी हथियारों को पुलिस थाने में जमा कराने के भी निर्देश दिए हैं। गोहाना में कुल 434 लाइसेंसी हथियार धारक हैं। इनमें से गोहाना शहर में 373 लाइसेंसी हथियार धारक हैं। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद 245 लोगों ने अपने लाइसेंसी हथियारों के साथ, आपको बता दें कि सिटी थाने में भी जमा करवा दिए गए हैं और अन्य लोगों के हथियार पुलिस के पास जमा होना भी बाकी है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने नाके लगाकर चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया है। टोटल थाने के एरिया में 434 असला धारक हैं और शहर गोहाना के अंदर 373 असला धारक हैं। इनमें से 245 हथियार हमारे पास जमा हो चुके हैं और सभी लोगों को सूचना दे दी गई है वे 2 दिन के 3 दिन के अंदर अपना असला जमा कराए। और मेरी सभी असला धारकों से निवेदन भी है, आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए इनके नियमों की पालना करें और अपने हथियार को थाने में जमा कराए। इलेक्शन के बाद अपने वापस ले लेंगे। सभी बूथों पर पुलिस ड्यूटी लगाई जाएगी, नाके लगाए जाएंगे और पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी लगाई जाएंगी। पूर्ण रूप से सुरक्षा की जाएगी। तो वहीं प्रदेश में जल्द ही छोटी सरकार का चुनाव होना है। इन चुनावों को लेकर प्रत्याशियों से उनकी उम्मीदें और क्षेत्र से जुड़े लोगों के मुद्दे क्या है, इस पर कैथल लोगों की राय जानने के लिए हमारे संवाददाता विपिन शर्मा ने लोगों से बातचीत की है। सुनिए कैथल के लोगों की क्या परेशानियां हैं और किन मुद्दों पर वो मतदान करने वाले हैं। मैं सेक्टर 19 में हुड्डा में रहता हूँ और हमारी गली में अब बरसात हुई है, पूरा पानी पानी खड़ा है और इतने मच्छर हैं उससे ज़्यादा। पूरा खड्डे बने हुए हैं, खड्डे 4-5 दिन अब पानी रहेगा। स्ट्रीट लाइट है तो लाइटें हैं ही नहीं, चस्ती नहीं, और जो एक बार फ्यूज होगी दोबारा बनती नहीं। आवारा पशु तो खूब हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो भी नगर परिषद में चेयरमैन बने, सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि शहर की आवारा पशुओं की, ये सबसे बड़ी समस्या हमारी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इसकी वजह से बच्चों को बड़ा नुकसान हो रहा है और एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो जो भी बने हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको समस्या को सबसे पहले दूर किया जाए। सफाई व्यवस्था, आप भी मानते हो कि सफाई सबसे बड़ा हमारे देश का सबसे बड़ी, हमारा सबसे पहले धर्म सफाई है। हम जब भी कोई काम करते हैं इससे पहले हम अपने खुद ही आसन लगा के बैठते हैं तो सफाई होनी चाहिए। तो सफाई का विशेष ध्यान दूर रखे। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हर बार नया चेयरमैन बनता है, नए वादों के साथ बनता है, नई बातें करता है। पिछले कार्यकाल की बात करें या उससे पिछले कार्यकाल की बात करें तो जो मेन समस्याएं हैं वो सेम की सेम रह जाती हैं। जैसे स्ट्रीट लाइट है, सफाई व्यवस्था है और आपका सफाई का मेन है, स्ट्रीट लाइट का मेन है। जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। कमेटी में आपको छोटा सा काम भी चले जाओ, एक असेसमेंट लेनी हो, वो भी आपको आसानी से नहीं मिलती, ऊपर से नीचे चक्कर कटा दिए जाते हैं। समस्या देखो, ये पार्क जो है बना रखे, देखो कितना गंद होता है पार्कों में। सुबह लोग सैर करने के लिए आते हैं, स्वच्छ हवा मिलेगी, घूमनेंगे, और मगर जहाँ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखते, जो कि नगर पालिका के ऊपर होता है। तो बाकी लगाओ सड़कों का है, सड़कें जो है गड्ढे होते हैं, गलियों में मतलब नाली है जो उसमें पानी की व्यवस्था नहीं ठीक निकलने की। सीवर कई जगह तो ऐसा है जो सीवर इन्होंने सीवर के साथ जोड़ा नहीं, नालियों में ही वो होता है, जिससे लोगों को बीमारियों का भी डर रहता है। नगर पालिका से रिलेटेड बहुत समस्याएं शहर में हैं। शहर की सबसे बड़ी तो समस्या है पार्किंग की। कहीं पे भी पार्किंग नहीं है, छोटा बाजार हो, बड़ा बाजार हो, या जो मेन सड़कें हैं, करनाल रोड है, कुशेत्र रोड है, जींद रोड है, अम्बाड़ा रोड, कहीं देख लो आधी सड़कों पे गाड़ियां, व्हीकल, बाइक, कारें खड़ी रहती हैं। पार्किंग की कहीं व्यवस्था है ही नहीं। चलिए अब बात करते हैं जुलाना तहसील की, जहां कार्यालय में चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। दरअसल आग और पानी की वजह से खराब हुई फसल के मुआवजे के लिए धरना दे रहे किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसकी रिहाई के लिए तहसील कार्यालय पर ताला लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
और वहीं अब चौथे दिन महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदर्शन में उनका साथ दे रही हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक वो यहीं बैठे रहेंगी और प्रदर्शन करती रहेंगी। हमने ऐसा हमारे बालकन धोखा देकर ठाके ले गए और तो हम बालकन और पोता पोतिया न रखा और हमारे बालक जेड़ में जेड़ दिए ले जाकर और तो हम के खावा उन बालकन मोदा देंगे तो उठाएंगे ना हमारे उठा को ना ताड़ा को ना अड़े रहेंगे दिन रात अड़े रहेंगे हम नहीं जाए। दिन हो गया और लगातार पिछली 2 बारी भी हमने साथियों ने तहसील को ताला लगाने का काम किया था। लगातार प्रशासन को, डीसी साहब को, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिए गए, भाई हमारा जो मुआवजा है वो है, कृपया करके आप उसको वितरित करें। हम नहीं चाहते भाई हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, क्योंकि जो मुआवजा है वो किसानों का अधिकार है, कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक मांग रहे हैं हमें। ऐसा नहीं हुआ तो फिर किसान साथी लगातार यहाँ बैठे हैं, जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होंगी। किसान तो आदी हो चुके हैं भाई बैठने के अपने हकों के लिए, छोड़ेंगे नहीं अपने हक को। झज्जर की बात करें तो मिड डे मील वर्कर्स का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के बाद उनकी मांगे मान ली गई हैं, जिसको लेकर वर्कर्स में खुशी का माहौल देखने को मिला। इसी के साथ वर्कर्स का ये भी कहना है कि बढ़ी हुई तनख्वाह अगर 16 और 17 जून को रोहतक में राज्य स्तरीय सम्मेलन के आयोजन से पहले नहीं मिली तो उस दिन कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। साथ ही उन्होंने सरकार के कर्मचारी का दर्जा और 10 महीने के बदले 12 महीने तनख्वाह देने की गुजारिश भी की है। हमने ये मीटिंग मिड डे मील वर्करों की इसीलिए बुलाई है क्योंकि सरकार का जो हमारी 7,000 की 2-3 सालों से फाइल चली हुई थी, लेकिन वो अब निकाली है सरकार ने। और हम इस खुशी के मौके पर आज हम ये छोटी सी पार्टी रखी है और हम सरकार से उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द वो जो बढ़ी हुई तनख्वाह हमारी वो खाते में डाली जाए। 16-17 जून में हमारा राज्य स्तरीय सम्मेलन है रोहतक में, 2 दिन का वो सम्मेलन रहेगा। उसमें पूरे हरियाणा की डेलीगेट पहुंचेंगी और सम्मेलन में हम कुछ बड़ी घोषणा करेंगे। वहीं अंबाला में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने जिला उपायुक्त विक्रम सिंह के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। वहीं बैठक में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने हेतु निर्देश जारी किए गए और जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए गए। बताया जा रहा है कि हरियाणा में पकड़े गए आतंकवादियों और पड़ोसी राज्य पंजाब के बिगड़ते माहौल को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। कुछ महीने पहले अंबाला से भी ग्रेनेड बम और विस्फोटक बरामद हुआ था, जिसको देखते हुए विभागों में खराब पड़े सीसीटीवी कैमरों को जल्द ठीक करवाने के आदेश भी दे दिए गए हैं। वहीं डीसी ने आम जनता से संदिग्ध लोगों या सामान की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील भी की है। गवर्नमेंट से जितने भी सरकारी हमारे दफ्तर हैं और साथ ही जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा के ज़रिए नज़र रखने का कि कोई शरारती तत्व कोई दुर्घटना ना करे या कोई एक्टिविटी इस प्रकार की ना हो, तो इसके लिए आदेश आए हैं। तो ये हमने अभी सभी HODs को बोल दिया है और कॉरपोरेशन में और पुलिस में भी कह दिया है, इनसे जितने भी प्लेसेस हैं सब जगह कैमरे लग जाए। पोहावा अंबाला पर स्थित एक दुकान रातों रात ढह गई। दरअसल पोहावा के दुकानदार ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया था कि उनकी पोहावा अंबाला रोड पर दुकान है, जिसे लेकर पास का ही एक दुकानदार पवन खाली कराने के लिए दबाव बना रहा था और बीती रात किसी ने उनकी दुकान पर जेसीबी चलवा दी और उसे गिरा दिया। पुलिस ने दुकानदार और दुकान मालिक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और पवन से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। मामले में पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। कंप्लेंट दी है पवन शर्मा के खिलाफ कि मेरा एक दुकान थी, ये सरस्वती रोड एरिया पड़ती है, भाई कोई ये पवन शर्मा ने गिरा दिया है। हम मौके पर आए, गिरा रखी है इसको। पवन शर्मा को अभी हमने फ़ोन किया है, ये फ़ोन उठाने हुए हैं। हम दोनों पक्षों को थाना बुला रहे हैं, वेरीफाई करके जो कानूनी कार्रवाई हुई सब कार्रवाई।
छोटा मोटा कोई रेनोवेट करवा रहे थे, माड़ा मोटा दोबारा ये करवा रहे थे दुकान। तो जो पवन कुमार है ना जी, पंडित जी, जो आए मेरे पे, मैंने कह रहा अपना सामान सुन निकालो, मैंने दुकान गिरनी है, मैं बुलडोजर फेरूंगा। हाँ भाई, जो मालिक हमने ले रखी है उससे बात करो। जो मनमोहन कौर है जी, उनसे हमने दुकान जो किराए पे ले रखी है, 25-26 साल हो गए मेरे को। तो उन्होंने मेरे को क्या भी धमकी दी कि मेरे को सामान निकाल लो, मैं बुलडोजर रात को जेसीबी भेज दूँगा। 1:30 बजे रात को इसने जेसीबी के साथ जो सारी मेरा सारा 1 लाख का सामान है, दीप है, जो सारा सामान पड़ा है अंदर, जो भी होता है दुकान के अंदर। वहीं अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र की, जहां कुरुक्षेत्र पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वर्तमान लॉजिस्टिक कंपनी के कर्मचारी का अपहरण कर करीब 21.25 लाख के जेवरात और नकदी लूटने के 3 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से लूटे गए 58 ग्राम सोने के बिस्कुट और 10,000 रुपए नकदी आदि जब्त भी कर लिए हैं। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। कुछ दिन पहले पेवा रीजन में, सिटी पेवा के रीजन में 163 नंबर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें किडनैपिंग और रॉबरी जैसी धाराएं लगी थी। और इसमें गोविंद, जो एक वर्धमान कंपनी जो गोल्ड में डील करती है, उसका गोल्ड वैल्यू लगभग 21 लाख के करीब ला रहा था और उसका किडनैपिंग हो गया और उससे वो सोने का बैग ले लिया। तो कुरुक्षेत्र पुलिस ने इसमें तुरंत काफ़ी मेहनत करते हुए इसको क्रैक किया है और ऐसा मालूम हुआ है कि जिन 3 सुनियारों से वो सोना ला रहा था, उनमें से एक, जिसका नाम मनोज सोनी है, उसी ने इस तरह की स्कीम की कि पहले तो उसने अपना जो सोना था वो ही नकली दे दिया ताकि वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले रखे, और उस 21 लाख में से 16 लाख का आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, जिससे वो डबल एक तरह से इनको ट्रैप करता, इनको भी लूटवा लेता। और हरियाणा में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस विभाग सतर्क नजर आ रही है। यानी अब हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर अपराधियों पर नकेल कसने वाली है। दरअसल कुरुक्षेत्र में अंतर्राज्यीय आपराधिक गिरोह को खत्म करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी, जहां हरियाणा और पंजाब पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र एसपी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए एक खाका तैयार किया गया। तो वहीं कुरुक्षेत्र में लाखों की धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल अपनी पत्नी के साथ मिलकर ये शख्स धोखाधड़ी का खेल करता था। ऐसे ही एक दुकान को बेचने के नाम पर दोनों ने मिलकर 14 लाख रुपए की ठगी की, जिसकी एफआईआर भी दर्ज करा दी गई, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया और अभी आरोपी फरार चल रहा है। वहीं पुलिस ने अब शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई करते हुए जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। वहीं अब बात करनाल की करते हैं, जहां करनाल में झूठी शिकायत देकर केस दर्ज कराने वालों पर पुलिस ने एक बार फिर कार्रवाई की है। जिले के विभिन्न थानों में आपको बता दें कि 76 झूठे मामले और शिकायत भी यहां पाई गई, जिसमें से 80 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 182 के तहत सख्त कार्यवाही के लिए न्यायालय में परिवाद पेश किया गया। बता दें कि जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी को ऐसी झूठी सूचना देता है जो कि सही नहीं है और वह सरकारी अधिकारी उसे सही मानकर कार्रवाई कर दे तो किसी अन्य व्यक्ति को क्षति या नुकसान हो जाए, तब ऐसी सूचना देने वाला व्यक्ति पर धारा 182 लगाई जाती है और इसके तहत ऐसे व्यक्ति को न्यायालय द्वारा 6 महीने तक का कारावास या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है जो किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध दुर्भावनावश, रंजिशवश या कोई बदला लेने के लिए झूठी शिकायतें करते हैं, जो बाद में पुलिस जांच के दौरान झूठी पाई गई है, जिससे पुलिस का भी समय अनावश्यक रूप से व्यर्थ होता है और जो सामने वाला व्यक्ति होता है, जो उत्तरवादी पक्ष होता है, वो उसको भी अनावश्यक तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ता है।
इसी के तहत हमने मई माह में कुल 80 व्यक्तियों के खिलाफ 182 आईपीसी के तहत कलंदरा माननीय न्यायालय में फाइल किए हैं, ताकि माननीय न्यायालय उनका संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सके। खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है जो किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध दुर्भावनावश। तो अब बात रतिया की। रतिया में आए दिन चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। गांव बाड़ा में चोरों ने किसान के घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि चोरों ने किसान के घर में 2 भैंस और 1 भैंस के बच्चे को चोरी कर लिया। वहीं चोरी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एक भैंस की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं किसान ने पुलिस को शिकायत की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो वहीं प्रदेश में बढ़ती महंगाई से लोग अब परेशान हो चुके हैं। वहीं अब आने वाले समय में ये परेशानी और बढ़ने वाली है, जिसका असर फरीदाबाद में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल पशुओं का चारा महंगा होने के कारण अब डेयरी संचालक दूध के दाम बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले सीजन भूसे का रेट 300 रुपए प्रति मन था, लेकिन इस सीजन भूसा 300 से बढ़कर अब 500 रुपए प्रति मन हो चुका है। ऐसे में डेयरी संचालकों को अपने पशुओं के लिए चारा नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते डेयरी संचालक काफी परेशान है। डेयरी संचालकों का कहना है कि खल, चूनी, बिनोल जैसी चीजों के भी दाम बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर डेयरी संचालक दूध के दाम बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। चारा की तो भैया ऐसा कभी 2 दिन में चक्कर लगेगा, 3 दिन में लगेगा, बड़ी मुश्किल हो रही है टाइम तो भूस की। और वो भी रेट बहुत महंगा, बहुत परेशानी हो रही है। ऐसा मन कर रहा है गौ माता ने छोड़ ही दे। हाँ छोड़ दे। पहले भैया 380 का रेट तो जाकर शुरू कोई रहो है। अब के आढ़त वाढ़त अलग है। अब तो मन है ही ना, हमारा बेचारी गौ माता की जितनी सेवा करनी कर ली। देखो जी, हमारी गौशाला में 700 गोवंश है और एक गोवंश के लिए एक समय में 65 रुपया का चारा हम डालते हैं, डाला जा रहा है इसमें। और चारा जो है पिछले सीजन से इस बार महंगा है। अच्छा। महंगा है। क्या रेट? जो रेट आ रहा है क्या रेट? अब जो है भूसे का रेट 450 से लेके 500 रुपए तक ऊपर नीचे होता रहता है। तो कितना फर्क देखने को मिला पिछले सीजन? 150 कम से कम 150 रुपए का फर्क पड़ रहा है पिछले सीजन से और इस सीजन में। हरियाणा में निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद से प्रत्याशियों ने प्रचार में अपना शुरू कर दिया है, प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। प्रचार के लिए पोस्टर्स की ऐसी बौछार हुई है कि गोहाना में न सिर्फ चौक चौराहे बल्कि ऑटो रिक्शा भी पोस्टर्स से पटे हुए हैं। गोहाना का ये हाल तब है जब चुनाव अधिकारी की तरफ से होर्डिंग कहां लगाए जाने हैं, इसके लिए कोई भी शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। ऐसे में होर्डिंग लगाना अवैध है। प्रशासन ऐसे होर्डिंग पर कार्रवाई कर रहा है, उन्हें जल्द से जल्द उतारा जा रहा है। वहीं अधिकारी ने प्रत्याशियों से प्रचार के लिए डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करने की अपील भी की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जीतने वाले किसी भी प्रत्याशी के पास शहर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी होगी। ऐसे में चुनाव के लिए शहर की खूबसूरती से समझौता करने वालों के लिए जनता क्या फैसला लेगी, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। देखिए, जब से आचार संहिता लगी है लगातार नगर परिषद की टीम जो होर्डिंग बैनर्स अवैध लगे हुए हैं साइटों पे वो उतार रही है। और लगभग हर साइट आज सुबह भी मैंने विजिट की है, तब तक मेन रोड की थी, तो लगभग कहीं पर भी मुझे जो है अवैध होर्डिंग बैनर ये सब नहीं दिखाई दिए। आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया कि मुगलपुरा रोड पे उस साइड है, तो वहाँ अब टीम को मैसेज कर दिया है, वो तुरंत वहाँ पहुँच रही है और वहाँ से सारे अवैध होर्डिंग बैनर जो भी है वो उतार दिए जाएंगे और उनकी फ़ोटो भी शेयर की जाएगी ग्रुप में। अवैध होर्डिंग बैनर का है कि वो भी जो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जो साइट अलाउ की जाएगी केवल वहीं अपना जो प्रचार करें और ज़्यादातर संभव हो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही प्रचार करें।
तो वहीं अब बात फतेहाबाद की करते हैं। फतेहाबाद के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 3 छात्राएं संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। लापता छात्राओं का 3 दिन से कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। 2 छात्राएं भाटिया और एक ठाकर बस्ती की रहने वाली बताई जा रही हैं। बता दें कि तीनों छात्राएं स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। स्कूल खत्म होने के बाद छात्राएं वापस घर नहीं लौटी, जिसके बाद परिजनों को स्कूल से जानकारी मिली कि तीनों छात्राएं स्कूल नहीं पहुंची थी। वहीं परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीनों छात्राओं की तलाशी अब शुरू कर दी है। दो लड़कियां भाटिया कॉलोनी थी, एक ठाकर बस्ती की थी। ये तीनों इकट्ठी सहेलियां थी, इकट्ठी पढ़ती थी। 30/5 को सुबह जो भाटिया कॉलोनी में लड़कियां ठाकर बस्ती में आई हैं, उस लड़की के घर से उसको बुला के स्कूल बैग लेके, ये स्कूल राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राएं हैं, वहाँ गई हैं, लेकिन स्कूल में ये नहीं पहुंची। तो जैसे ही उनके माता पिता को पता लग गया, उन्होंने हमें इतला दी, हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। इनकी एक नंबर मिला, उसकी CDR लगवा रहे हैं, इनकी तलाश कर रहे हैं। उनके माता पिता भी सहयोग कर रहे हैं। तो अभी और इसके बारे में आगे उन्होंने कुछ ज़्यादा बच्चों के बारे में नहीं बताया। आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए STV हरियाणा के साथ। नमस्कार।